हाँ, नमस्कार। मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन का चौथा चरण प्रारंभ हो चुका है। हर गरीब, हर प्रवासी मजदूर, हर तबके के लोग कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। वहीं जहां सरकार से वंचित रह जाते हैं लोग, वैसे लोगों को चिन्हित कर अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने कर दिया तूफानी दौरा। आप देख सकते हैं जिस तरीके से कि आज ये अखिल भारतीय परिवार पार्टी का तूफानी दौरा पहुंचा है अजय दत्त विधायक आम आदमी पार्टी के क्षेत्र यानी दक्षिणपुरी की उस एरिया में पहुंचे हैं जहां कुछ गरीब लोग किडनी के इलाज के लिए परेशान हैं, वहीं कोई राशन के लिए परेशान है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये राहुल पार्चा जी और हेमंत कुमार, ये दोनों लोग किस प्रकार से पहुंच रहे हैं और गलियों के साथ देखते हुए किसी के घर में, जहां पर लोगों की मजबूरी देख करके विधायक से भी गुहार लगाते हैं और सरकार के अन्य तंत्रों से भी गुहार लगाते हैं ताकि गरीब को मदद मिल सके। जहां सभी सरकारें लाचार हैं, वहीं मदद के लिए, गरीबों की मदद के लिए कूद पड़ी है अखिल भारतीय परिवार पार्टी। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का कूदना ही था कि गरीबों में ऐसा उत्साह है, लगता है कि उन्हें भी न्याय मिल जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ऐसे गरीब के घर में गए जो इरफान अहमद हैं, अपने चाचा, अपने परिवार के साथ उनसे रूबरू हो रहे हैं, अपनी आप बीती सुना रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या कुछ इन लोगों के साथ पोजीशन है। जो आप अस्थायी रूप से यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, किराए पर रहते हैं, वैसे मूल निवासी उत्तराखंड के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने सभी नेताओं से लोग परेशान हैं। जैसा कि अमानतुल्ला जी हैं, या अजय दत्त विधायक आम आदमी पार्टी, या कहीं भारतीय जनता पार्टी, या किसी भी प्रकार से किसी की सरकारी मदद न मिल पाने पर किस तकलीफ से एक परिवार फंसा हुआ है, जो एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी, जो इनको किडनी का प्लेसमेंट करने के लिए, इन्हें किडनी देने के लिए इनके रिश्तेदार, इनके भाई लोग तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि इनके पास इंश्योरेंस भी था। ये आप बीती खुद बताएंगे, आप इनको बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आप दिल्ली में हैं, हिंदुस्तान में हैं, तो हिंदुस्तान की सरकारों के बारे में भी आपको देखना होगा, समझना होगा क्या कुछ कहते हैं। आइए हम जानते हैं इरफान अहमद से। मेरी बहुत मदद कर रहे हैं सर। और मैंने केजरीवाल सरकार, जो आम आदमी पार्टी है, उनकी पार्टी में यहाँ वधवा मार्केट में एक बार रैली हो रही थी और ये आए थे अपने अजय दत्त जी आए थे और उन्होंने बोला था कि हम लोग सारी हेल्प करेंगे और चुनाव के बाद ऐसा होगा। तो सर उसकी पूरी सबूत मेरे पास है, फोटो भी है, उनकी रैली भी। और मैंने आपने अजय दत्त विधायक के पास गए थे, उन्होंने आपसे? हाँ, उनको सर जी, उनको मैंने मेल करी थी सर। मेल करने के बाद कोई वो नहीं मिला था उनका, उन्होंने रिपीट नहीं करा, कह रहे कल फ़ोन करेंगे, कल बताएंगे, कोई बात नहीं। हेमंत कुमार भारती जी जो है वो परिवार पार्टी से जो है, जो आपकी क्या मदद किए हैं? उन्होंने मेरी अजय दत्त से संपर्क कराया और केजरीवाल सरकार को भी मेल की, उन्होंने भी अभी तक कोई वो नहीं भेजा है। तो इस चक्कर में सर उन्होंने अपने मेरे घर पे राहुल उपाध्याय जी को लेके आए ताकि वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। तो मेरे को बहुत खुशी की बात है, जो मेरी मदद करना चाहेंगे। और बाकी आम आदमी केजरीवाल सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपका नागरिक हूँ, आपके एरिया में रहता हूँ और मेरी प्लीज़ मदद की जाए। कल के दिन किसी और गरीब के साथ ऐसा ना हो। अब आपका पहले आप नौकरी करते थे, क्या करते? जी सर, मैं बेकरी का काम करता था सर और मेरी 25,000 सैलरी थी। चाणक्यपुरी में मोइट्स कैटरिंग कंपनी है, उधर काम करता था सर मैं। तो बाद में उधर मेरे किडनी की जैसी प्रॉब्लम हुई तो मालिक ने उस अगले दिन नहीं बुलाया, ना फ़ोन किया। तो इस चक्कर में मैं भी नहीं गया, क्योंकि सही नहीं होता, किसी को ड्यूटी अलाउड नहीं है। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि जब तक तुम ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते तब तक तुम कुछ ज़्यादा हैवी वज़न नहीं उठा सकते। तो रोजी रोटी में सर दूसरी प्रॉब्लम ये है सर, जो मेरी किडनी में डायलिसिस में पैसे लग रहे, सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। और दूसरा, मेरे घर में परिवार में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को कौन देखेगा, और खाने पीने की प्रॉब्लम आ रही। केजरीवाल सरकार ने तो राशन दिया था, पर सर राशन में भी बहुत पेंडिंग होती है, इतना टाइम लगाते हैं राशन कार्ड में। 10 सुबह लाइन लगानी पड़ती है, 5 बजे मिलता राशन, 12-1 बजे। इतनी प्रॉब्लम आती है सर। हर वक्त वो रिव्यू में जाता है, वो हर वक्त जब भी करो तुरंत नहीं देते सर। ये प्रॉब्लम है सर मेरी। प्लीज़ मेरी मदद करें और मेरे घर वालों की मदद करें, और स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उसकी भी मदद करें। मेरे ससुर ने दे रखे थे थोड़े पैसे, चढ़ गए, थोड़े बैंक में थे। मेरे पापा ने भी दिए थे, किराए नहीं लेते थे मेरे पापा। और बस
उसी तरह किसी तरह चल रहा है। हाँ, इसी सरकार से किसी तरह से लाभ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। काम हो जिस वक्त इन्हीं पार्टी का कोई काम है उस वक्त तो हर एक नेता मतलब सामने आ जाते हैं, सामने मिलके बोलते हैं हम आपका सब काम करेंगे, आप बेफिक्र रहो आपके। लेकिन अब जैसे वक्त है तो इस वक्त किसी को मिलना बड़ा मुश्किल है। कि जैसे था अभी लड़की ने बताया, बच्चे ने हमारे पोते ने कि या अगर कि वो करने के बाद भी फिर भी वो नहीं होता। मैं खुद ही होकर के आगे राशन कार्ड के चक्कर में परेशान था, फिर करके मैंने छोड़ ही दिया। बोला अब छोड़ो, देखा जाएगा जो होगा जैसे करिए। अब वो लेन के किसी चीज़ के काम में मतलब वो चीज़ नहीं हो रही है। अच्छा, अभी जैसे आयुष्मान भारत जो चल रहा है, आयुष्मान भारत का हमारा सिर्फ ये है कि अगर हम अपने गढ़वाल में होते, हम उत्तराखंड गढ़वाल के रहने वाले हैं जी, तो हमारे यानी कि सारी फैमिली वहीं है। और जो होते हम लोग जो यहाँ पे मतलब हैं जितने, तो वो हम यहीं रहते हैं। यहाँ मतलब हम ये नहीं कि 10-15-20 साल तक हो गए हम यहाँ रह के बच्चों को पढ़ाना ये सब कराना यहीं के लिए यहाँ है हमारे सारे भाई सब करके। लेकिन हमारा मेन घर तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंदर जो लोग थे उन लोगों का तो आयुष्मान भारत का कार्ड है, उससे तो सवाते मतलब मोदी जी का वो है। मोदी जी के तो मतलब आभार ये कि मतलब वो बिना बोले बिना किए मतलब समझ लो जिनको जो खातों में 500 आता जो भी आए उनके खाते में पैसे पहुंच गए, जो बोला वो कर दिया। हर पार्टी के अंदर ये होता जिस चीज़ चाचा जी एक बात आप पूछ रहा हूँ, जैसे कि राहुल पार्चा जी हैं, जी। हेमंत कुमार भारती जी भी हैं, ये लोग आपसे संपर्क में आए, आपकी मदद कर रहे हैं। जी जी तो ये अखिल भारतीय परिवार पार्टी अभी कोई सत्ता में नहीं, कोई विधायक नहीं है, जी जी तो आपको कैसा लग रहा है? क्या ये लोग जी, आपकी ये तो मदद हमें कर पाएंगे? बहुत खुशी है हमें इस चीज़ की, क्योंकि जो मतलब जब दुख में जो आदमी साथ दे, दुख में अंदर किसी चीज़ का मदद दे तो उसका साथ देना ये इंसान का वो बन जाता है। जब से लॉकडाउन हुआ है हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने सभी गरीबों की मदद की है। जहाँ जहाँ पर भी लोगों का हमारे पास फ़ोन आया कि हमारे पास राशन नहीं है, वहाँ पे जहाँ तक हमसे हो सका हमने अपने पैसों से भी सबकी मदद की है। साथ के अंदर हमने जितने विधायक हैं सबको फ़ोन कर करके जिनको राशन नहीं मिल रहा था उनको जो राशन दिलवाया है। जैसे हमारे तो तुर्कमेनिस्तान गेट के ऊपर, तुर्कमान गेट के ऊपर एक मतलब इमरान खान जी थे, उनको राशन नहीं मिल रहा था तो हमने शोएब इकबाल जी को फ़ोन करके उनको राशन दिलवाया। विष्णु गार्डन के अंदर धनवंतरी जी हमारी विधायिका हैं आपकी, तो उनसे उनको दिलवाया, जिसमें एक सोना मैडम हैं उनको दिलवाया गया, एक राजीव जी हैं, राजीव मल्होत्रा जी, उनको राशन दिलवाया। तिलक नगर में राशन दिलवाया। एक बार फ़ोन आया हमें। हेमंत जी, दिलवाने का क्या मतलब है? मोदी और केजरीवाल के जमाने में तो मुझे लगता है कि गरीबों का इतना बड़ा मसीहा कोई और है ही नहीं। इनके जमाने में सो तो खुद ही सबको बांट रहे हैं। अरे ना तो केजरीवाल जी कोई मसीहा हैं ना कोई मोदी मसीहा हैं। वो बैठ के अपने एसी के रूम के अंदर जो काम करते हैं वो जनता तक पहुंचता कहाँ है? जनता तक हमने देखिए, हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है, और हम पहला चुनाव अपना 2024 में हमने लड़ने का निश्चय इसीलिए किया है कि जिससे कि हम जनता के बीच जाके पहले जनता की प्रॉब्लम को देख सकें अपनी आंखों से। जब जनता की प्रॉब्लम को देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, तब लोगों से हम प्यार पाएंगे और तब हम चुनाव में आएंगे लड़ने के लिए। सर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन बंटवाया है, भोजन कराया है, और हर प्रकार की यहाँ पे हॉस्पिटलों की, उनके अरविंद केजरीवाल के हॉस्पिटल की इतनी बखान होती है कि पूरी दिल्ली में अभी वो फिर दोबारा वापस आ गए, और आप कुछ नहीं होता। नहीं, आप देखिए कि सरकारी हॉस्पिटलों की जो स्थिति है वो पहले से बहुत अच्छी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो उसके बाद वो पॉलिसी सिस्टम के अंदर जाता है, और सिस्टम से जब उसका रिजल्ट निकल कर आता है तो वो जीरो हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि सरकार अपनी सारी योजना बनाती है, सब कुछ पैसा भी खर्च करती है, सब कुछ करती है, लेकिन जब गरीब आदमी उसकी सुविधा को लेने के लिए जाता है तो उसे फिर वहीं सिस्टम से लड़ना पड़ता है। जब तक ये अपने आप के सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, जब तक ये जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जब तक ये होना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे एक आनंद पर्वत से मेरे को कॉल आई, वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम थी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हो बहुत सारी बारिश आई, तो आनंद पर्वत के पहाड़ से पूरा पानी रिस कर एक कॉलोनी के अंदर घुस गया। वहाँ के जो विधायक है सोमदत्त शर्मा जी हैं, सोमदत्त शर्मा जी से कई बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमें अपॉइंटमेंट दो मिलने के लिए, हमारी ये प्रॉब्लम है। तो उनका कहना है कि वैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। कल जब मैं पर्सनली उनके ऑफिस में गया, वहाँ पे जाके जब उनके पीए ने चंद्रमोहन ने जब मेरे को यही जवाब मेरे को बाय फेस दिया, तो मैंने वहीं बैठ के आपके somdat@gmail.com पर उनकी मेल पे मैंने मेल डाला कि मुझे एक ऑफिशियली अपॉइंटमेंट दिया जाए, क्योंकि मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी से हूँ।
और मैं सह सचिव हूँ इस पार्टी का, तो मुझे आप एक अपॉइंटमेंट दी जाए। अगर आप मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं दे पा रहे, तो जनता से क्या मिलते होंगे। और इसको मैंने साथ में सीसी किया है अरविंद केजरीवाल को कि देखें कि आपका विधायक किस तरीके से जनता से दूर भागते हैं। एक लॉकडाउन में, हम भी तो लॉकडाउन में आए हैं, आज हम लॉकडाउन में इरफान भैया के घर पे आए हैं उनको एक रिलीफ देने के लिए। उनको एक साथ में बैठ के आज हम उनके पास आए तो ये संभावना मिली कि हाँ हमारे पास हमारा कुछ होगा। हमारी जिस राहुल पार्चा जी ने जो इस एनजीओ को हमारे को दिया, अखिल भारतीय जन क्रांति संघ, उस अखिल भारतीय जन क्रांति संघ एनजीओ ने इनके लिए लेटर भी लिखा और साथ में कमिश्नर ऑफ चैरिटी से बात भी की है इनको फ्री इलाज कराने के लिए। तो मतलब जो जमीन पे काम करेंगे जनता उसी को प्यार करेगी। हम हमारी जो पार्टी है वो जमीन पे काम करती है, एनजीओ से काम कराती है। आपको क्या लगता है इरफान भाई का काम हो जाएगा, उनका इलाज हो जाएगा? देखिए जी, सबसे पहले तो ये इनका इलाज कराने का दायित्व जो है वो यहाँ के विधायक को है, क्योंकि उन्होंने उनकी वोट भी ली है, इन्होंने उनके लिए काम भी किया है, उसकी रैलियों में इन्होंने अपना जी जान एक लगाया है। तो सबसे पहला काम अजय दत्त जी का है कि वो इनका काम करें और हम ये चाहेंगे कि वो काम करें। अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो हम इनकी फाइल को लेके जाएंगे इनके एमपी के पास, और एमपी से फिर हम देखिए अल्टीमेटली इनकी जो इनका इलाज करना है वो कमिश्नर ऑफ चैरिटी ने करना है। पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर एक कमिश्नर होता है। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि हर एक स्टेट के अंदर एक चैरिटी कमिश्नर होता है। जो लोग अपने से इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं है तो वहाँ पे उनकी एप्लीकेशन जाती है, उस एप्लीकेशन के बाद वहाँ से इसका प्रोसीडिंग चालू होती है और वहाँ पे या तो इनको किसी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर दवाओं के साथ वहाँ पे इनका इलाज कराया जाता है, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराने के बाद उसका सारा खर्चा जो है कमिश्नर ऑफ चैरिटी देती है और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उनको फंड देती हैं। तो अब क्या लगता है कि ये अजय दत्त करेंगे या आप लोग करेंगे? सर जी, अजय दत्त से देखिए सर, सबसे पहली जिम्मेदारी, क्योंकि हम सरकार में तो है नहीं ना, हमने कोई अभी चुनाव लड़ा है। सबसे पहले जो विधायक है, विधायक का काम है, विधायक काम कराएगा, नहीं कराएगा तो हम चैरिटी ऑफ कमिश्नर मतलब चैरिटी कमिश्नर से हम इनका काम कराएंगे। इनके मतलब इनका सारे जितने डॉक्यूमेंट का काम है वो सब हम करके देंगे इनको। कोई आप इनको टाइम दिए हैं कि 2-4 दिन 10 दिन देखा जाए? भाई विधायक के पास कब फुर्सत आती है, कितने दिन में काम कराएंगे, तब तक मरीज रहेगा कि नहीं रहेगा उसको वाला जानता है। देखिए, शनिवार को मेरी विधायक जी से बात हुई थी, जो बीते शनिवार को मेरी विधायक जी से बात हुई थी। उन्होंने मेरे को वादा किया था कि मैं आपको सोमवार तक मैं इनको पूरा रिजल्ट बता दूंगा। जब कल मैंने उनसे ट्यूसडे को जब मैंने इनके विधायक के पीएस से बात की, मिस्टर मोहन से, अजय दत्त के मोहन जी से, तो उन्होंने मोहन जी ने कहा कि अभी मैंने विधायक से ही बात नहीं की है। अब आप ये खुद देखिए कि इतना लचर प्रणाली इन्होंने अपना रखी है कि अगर ये आदमी अगर बीच में इलाज के दौरान अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? इसके जिम्मेवार अजय दत्त जी होंगे क्या, या वो लचर प्रणाली है, या वो सरकारी हॉस्पिटल जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? अगर इनके जैसे जवान लोगों की अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे? अरविंद केजरीवाल जी लेंगे या अजय दत्त जी लेंगे? आप मुझे ये बता सकते हैं क्या? राहुल पार्चा जी जी, क्या कुछ उम्मीद किया जाए? यहाँ की जनता जो हमारे चैनल को देखेगी वो समझेगी तो वो क्या उम्मीद करेगी कि इरफान का मदद हो सकता है या नहीं? इरफान की मदद होगी। पहली जो जिम्मेदारी बनती है यहाँ के विधायक की बनती है, अगर नहीं करेंगे तो हम काम करवाएंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी हमने हेमंत जी को दे रखी है। ये पूरा नज़र रखेंगे उस पर इनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। टाइम टू टाइम जितनी भी कोशिश की जाएगी। उन्होंने बता दिया है कि अगर विधायक जी यहाँ का काम नहीं करा पाते हैं तो फिर चैरिटी जो कमिश्नर है उनसे ये काम कराएंगे और इनका इलाज कराएंगे। आप लोग कराएंगे? पूरा विश्वास? बिल्कुल, पूरा विश्वास दे रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हो नेशनल में क्या चल रहा है पूरे देश में, 20 लाख करोड़ रुपए का, तो सर बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जैसे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इरफान की मदद विधायक कर देते, केजरीवाल सरकार या मोदी की सरकार अगर कर देती तो आपको आने की जरूरत नहीं थी। तो नहीं कर रही। आज जरूरत किस चीज की है? क्या आज जरूरत इस चीज की है कि जो सरकार हमें लोन दे रही है, लोन की जरूरत है क्या? हमें 20 लाख करोड़ रुपए का लोन दे रही है। सरकार को मदद की जरूरत, जनता को मदद की जरूरत है सरकार के द्वारा कि ये जो समय चल रहा है जब काम धंधे सबके बंद पड़े हुए हैं तो लोगों को मदद दी जाए, ना कि लोन दिया जाए कि वापस पैसा ले। आज 20 लाख करोड़ रुपए देने के लिए कहा है। क्या सरकार को ये नहीं करना चाहिए था जिनकी 1-2 लाख रुपए की EMI चल रही है, 2-4-5 लाख रुपए की बैंकों से? सरकार अगर चाहे तो सिर्फ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ रुपए में ही सारी चीजें क्लियर कर सकती है।
सिर्फ इतना ही पैसा खर्च होगा, इससे ज्यादा पैसा नहीं खर्च होगा। जो EMI चल रही है उसमें राहत दे दे कि 1 साल के बाद ये EMI दी जाएंगी। लास्ट सवाल हम लोग आपसे थोड़ा और भी जानना चाहेंगे। जैसे प्रवासी मजदूर इस समय सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं और प्रवासी मजदूरों पर पूरी देश में राजनीति हो रही है, सभी राजनीतिक दल लोग राजनीति ही कर रहे हैं और सरकार इतनी सशक्तशाली है कि 58 दिन के अंदर ये गरीबों की पहचान नहीं कर पाए, ना ही किसी मजदूर को घर पहुंचाने की दम रख पाए। 58 दिन इनको सोचने को लग गया। इतने सशक्तशाली अगर एक आतंकवादी आगे बढ़ जाएगा तो क्या सोच पाएंगे? जो अपने एक गरीब आदमी को नहीं पहचान सकती है गवर्नमेंट, तो और अब इससे कुछ उम्मीद नहीं है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी एक पार्टी है, नई पार्टी है। आपका जो सवाल है मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ और सवाल आपने बिल्कुल सटीक किया है। इस सवाल का जो मैं जवाब देता हूँ वो आप शायद उसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, इस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे देश में 3 तरह के लोग हैं आज, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं और जो बीच के लोग हैं वो अंधभक्त हैं, कुपढ़ हैं, जिन्होंने गलत पढ़ लिया। उन्हें समझाया गया है क्योंकि जिस हमारी जो HRD मिनिस्टर रही स्मृति ईरानी जी, वो कह रही हैं 80 करोड़ घरों को राशन दे दिया है। क्या 80 करोड़ घर हैं, परिवार हैं हमारे देश में? 80 करोड़ परिवार का मतलब होता है 400 करोड़ की जनसंख्या। उन्हें ये तक नहीं पता कि 6 सालों में अपने देश की जनसंख्या तक वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोग देश चलाएंगे क्या? वो अभी कैसे हिसाब लगा पाएंगे कि हमारे देश में प्रवासी मजदूर कितने हैं और उनकी मदद कैसे की जाए? पहचान करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीयत की ज़रूरत है काम करने के लिए। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको पहले फील्डिंग करनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ जो अफरा तफरी मचेगी इसके बाद में, लॉकडाउन के बाद में, एक आदमी जो मध्यम वर्गीय परिवार से है, जिसका काम धंधा जो चल रहा है, रोटी चल रही है, वो सिर्फ किराए से चलती है। जो किराए के मजदूर हैं वो चलो 2 महीने 3 महीने किराया नहीं मांगेगा मकान मालिक, लेकिन उसका भी तो घर है, परिवार है। सरकार भी कब तक देगी? लॉकडाउन खुलने के बाद तो मना कर देगी ना कि पैसा नहीं है, हम मदद नहीं करेंगे। उसके बाद कौन मदद करेगा? देखिए, जैसे प्रवासी जिस तरह से, अब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जिस तरह से एक अनप्लैंड 2016 में नोटबंदी की गई थी, उसी तरह से लॉकडाउन भी किया गया, अनप्लैंड। पहले प्लान करना चाहिए था पूरी तरह से कि लोगों को अगर भाग्य दौड़ी मचेगी, उन्हें घर पहुंचाना पड़ेगा, तो किस तरह से उन्हें घर पहुंचाएंगे। अगर ये जिस समय पे आज लॉकडाउन की ज़रूरत है, आज लॉकडाउन की ज़रूरत है क्योंकि आज केसेस ज़्यादा हैं। लॉकडाउन की ज़रूरत पहले नहीं थी, पहले प्लान कर सकते थे। उस समय पे लॉकडाउन किया और आज ढील दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, शराब के ठेके खोल दिए। चाह रहा हूँ, जैसे प्रवासी मजदूरों की बात है, जैसे राहुल पार्चा जी ने, हमारे उपाध्यक्ष जी ने इस बात पे प्रकाश डाला कि ये लॉकडाउन किया गया, ये लॉकडाउन मतलब प्लान नहीं था। और ये बात सच है कि ये जो लॉकडाउन था ये प्लान नहीं था। रात को 8 बजे हमारे मोदी जी आए, आके उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे से लॉकडाउन चालू हो जाएगा। तब उन्होंने प्रवासी मजदूरों के बारे में नहीं सोचा, तब उन्होंने उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जो लोग रोड पर थे या दूसरी जगह, दूसरे स्टेट पे किसी काम के लिए गए हुए थे, रात को वहीं रुकना पड़ा, जिन्हें उनको वापस आने के लिए क्या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि जब 22 तारीख को उन्होंने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, तभी लोग समझ गए थे कि आप देश के अंदर बहुत कुछ अलग से होने वाला है। लेकिन क्या हमारे प्रवासी मजदूर इतने समझदार हैं कि उन्हें ये पता हो कि हाँ, मतलब जनता कर्फ्यू का मतलब क्या होता है, कि आज जनता कर्फ्यू लगा तो कल लॉकडाउन लगेगा तो उनका क्या होगा? बेसिकली ये जो सरकार है, ये जो मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है। ये मजदूरों के लिए, इन सब के लिए कोई काम नहीं करती है। इनको मजदूरों को इससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने राहत पैकेज दिया, उसमें मजदूरों के नाम पे कोई भी चीज़ नहीं है। ना इन्होंने इनके लिए कोई बस का इंतज़ाम किया, जिन्होंने बस का इंतज़ाम किया उनकी बसें नहीं जाने दी, इंटर स्टेट की परमिशन नहीं दी। मजदूरों को आज अगर आप देखो तो एक ट्रक के अंदर, जैसे 1947 में पाकिस्तान से जब लोग भाग कर आ रहे थे, जो मंजर वहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने देखा, वही मंजर आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं प्रवासी मजदूरों के लिए। क्या सरकार प्रवासी मजदूरों से काम नहीं कराएगी? क्या दोबारे हमारे मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ेगी? आज हमारी दिल्ली मजदूरों से खाली होती जा रही है। तो जब हमारे को 2-3 महीने बाद जब हमें काम आएगा, तो काम आने के लिए जब लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो क्या हम जाएंगे नहीं क्या मजदूरों के पास? फिर हम उस मजदूरों के पास किस मुंह से जाएंगे? सरकार को ये बात सोचनी चाहिए। जो पैकेज उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन के रूप में दिया, वो पैकेज हमारे को इनको देना चाहिए। और फिर दूसरी बात, एक आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात कहना चाहते हैं कि मैं और हमारी पार्टी के सारे सदस्य 24 मई को शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजाएंगे, जिससे कि व्यापारी, मध्यम वर्ग, प्रवासी मजदूर और ऐसे तबके जिनको मदद की ज़रूरत है, उसके लिए हमने 3 मांगे सरकार से रखी हैं।
सबसे पहली बात ये कि जिनकी EMI चल रही है, जिनके लोन 10 लाख रुपए से कम है, उनकी EMI चल रही है, उनकी EMI को 1 साल के लिए बढ़ाया जाए और जो उसका इंटरेस्ट पार्ट है वो बैंकों को सरकार की तरफ से अनुदान में दिया जाए। दूसरा, स्कूल की जो फीस है, जैसे हमारे इरफान भाई ने कहा कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो अब जब उनकी कमाई नहीं है तो उनके बच्चों की फ़ीस भी सरकार को देनी चाहिए। और अगर देखिए, हर आदमी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि सरकारी स्कूल की भी एक अपनी लिमिट है बच्चों को पढ़ाने के लिए। या तो सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए, नहीं तो पब्लिक स्कूलों में जो बच्चे गरीबों के पढ़ रहे हैं उनको EWS स्कीम के अंतर्गत उनको फ्री में शिक्षा दी जाए। यही बात हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आज जब लॉकडाउन के अंदर सारे लोग जिनकी इनकम 10 लाख से कम है, वो सारे लोग अपने जो है नुकसान से त्रस्त हैं, तो उनके बच्चों को मतलब बच्चों की जो फीस है वो 1 साल तक के लिए माफ़ कर दी जाए, और जो स्कूलों को फीस है वो अनुदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाए 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंदर। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो बिजली का बिल है। हमारे देश में जितने भी घरेलू बिजली के बिल हैं उन सबको 1 साल के लिए माफ़ किया जाए, और सारी बिजली कंपनियों को जो अनुदान है वो केंद्र सरकार अपने 20,000 करोड़ में से दिए। 20 लाख करोड़ जो उन्होंने अनुदान दिया उसके अंदर से ये इस पार्ट को दे। ये इस मांगों को मानते हुए हमने सरकार के कानों में अपनी आवाज़ डालने के लिए 24 मई को रविवार 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजाने का आह्वान किया है। और हम आपके माध्यम से आपसे और जनता से ये कहना चाहते हैं कि उस दिन आकर बड़ी से बड़ी संख्या में ताली और थाली बजाएं, जिससे कि हमारी मोदी सरकार उसके कान खुल सकें और वो समझे कि हमें जनता के लिए कुछ करना है।